तो ये थी संसद की तस्वीर, लेकिन इन सब के बीच एक अलग लेवल पर खासतौर पर सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस जो है वो जांच का सिलसिला जारी है। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा कोयले का मसला है, इसमें लोगों ने फायदा कैसे हासिल किया, माल कैसे कमाया। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर चर्चा करने के लिए अभय कुमार दुबे साहब मौजूद है, मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं और मेरे साथ मैं कुछ देर में कोशिश करूंगा राशिद अलवी साहब मौजूद रहेंगे। अभय कुमार दुबे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अब जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा करी कि किस तरह से, और मैंने ये पॉइंट पहले भी रेस किया था, मैं आपको बताना चाहूँगा इसी प्रोग्राम न्यूज़ पॉइंट में मैंने पहले भी रेस किया था कि किस तरह से लोग अपनी कंपनियों के वैल्यूएशन बनाकर पैसा कमा रहे थे। आखिरकार सबको पता है कि कोयले में फायदा कब और कहाँ पर था। नहीं, आपने तो, मैंने आपका पहले भी प्रोग्राम देखा है इस विषय पे, मुझे लगता है मुझे काफ़ी आपका प्रोग्राम शिक्षाप्रद था, जिन्होंने देखा होगा उस पूरे मसले की बहुत जानकारी हुई होगी। और ये आपका दावा बिल्कुल सही है कि सवाल ये नहीं है जो बार बार सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि हमने कोयला तो निकाला ही नहीं, माइनिंग हुई नहीं, तो नुकसान किस बात का हुआ। मैं कहता हूं 2 तरह का नुकसान हुआ। पहला नुकसान तो हुआ कि जिन कंपनियों की कोई औकात नहीं थी, उसमें से एक कंपनी तो ऐसी है जिसको, जो शायद 1 लाख रुपए की लागत से जिस दिन फ्लोट की गई थी उसी दिन उसने अर्जी दी और उसी दिन उससे कोयले का ब्लॉक जो है वो अलॉट हो गया। वो कांग्रेसियों ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। और जो जस्टिस मुरलीधरन की रिपोर्ट है उसमें वो मौजूद है पूरा का पूरा वाकया। तो सीएजी रिपोर्ट में भले ही ना हो, तो जो न केवल सीएजी रिपोर्ट में ये तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं, बल्कि सीएजी रिपोर्ट से बाहर भी ये तमाम उदाहरण दस्तावेज बंद हो चुके हैं कि किस तरीके से कोयले की लूट हुई है और उस लूट से क्या क्या फायदे हुए हैं। तो ये एक अब स्थापित तथ्य है, और अगर आप उसमें मौका देंगे तो बाद में इसकी जो राजनीति है उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे साथ यहाँ पर एजी अय्यर साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि एडिटर इन चीफ और पब्लिशर है इनर्शिया जर्नल के। कुछ देर में, जैसे मैंने कहा कि राशिद अलवी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, चूंकि ये मसला एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया है, आपको नहीं लगता, और मैं ये बार बार हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं कि पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन एक आखिरी बार ये सवाल पूछूंगा कि क्या वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं है लोगों के एक बड़े स्तर पर जानने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या? देखिए, पूरा बात अभी खुलेगा, कई चीज खुल चुका है, पूरा बात खुलेगा। एक बहाना जो एक संसद में चर्चा होती तो अच्छी होती। 2 साल पहले 2G के ऊपर सरकार ने चर्चा की बहाना को लेकर कुछ दिन तक चुप रहा। उस समय अगर गतिरोध नहीं होता तो इतने बड़े भ्रष्टाचार की जो सीएजी ने एक इंगित किया था उसकी सारा तथ्य भी आ चुका है। भारत सरकार के एक मंत्री जेल जा चुके हैं और कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है, जिस एजेंसी ने जांच कर रहा है वो प्रमाणित कर चुका है। कई सारे एंगल्स उसकी आ चुकी है। आज इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, आज सरकार अगर संवेदनशील होता, सरकार अगर जवाबदेह होता, सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी रखती, तब ये नौबत नहीं आती। कोई चारा नहीं था इस गतिरोध के अलावा। मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले वो रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम इस डिस्कशन को आगे ले जा सके, जो सीबीआई की जांच का शुरुआती स्तर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और हम अभी इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के एक सांसद और उनकी कंपनियों का नाम आया। पॉइंट ये है कि ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। उद्योगपति और एक अखबार घराने के मालिक विजय दर्दा कांग्रेस सांसद हैं। उनके भाई राजेंद्र दर्दा महाराष्ट्र सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। फिर भी सीबीआई ने उन पर हाथ डालने की हिम्मत दिखाई, तो इसलिए कि सीबीआई के दावे के मुताबिक उसके पास गड़बड़ी के पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई के मुताबिक दर्दा और उसके परिवार ने 6 ब्लॉक्स के लिए अर्जी देते हुए ये बात छुपा ली थी कि उसके पास पहले से ही कोल ब्लॉक्स हैं, वरना वो कोल ब्लॉक हासिल करने के हकदार नहीं रह पाते। इसलिए सीबीआई ने इनके खिलाफ जालसाजी का मामला बनाया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कई और कंपनियों की गड़बड़ी के तौर तरीके का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर नवभारत पावर ने ब्लॉक के लिए अर्जी देते वक्त 2 अंतर्राष्ट्रीय बिजली कंपनियों के साथ शॉर्ट टर्म एमओयूज के आधार पर अपनी आर्थिक हैसियत 1 लाख करोड़ की दिखाई। उन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी से 90 दिन का एमओयू दिखाकर उड़ीसा में 2 ब्लॉक हासिल किए। तब उन्होंने अपनी नेटवर्थ 2000 करोड़ की दिखाई थी। इसके बाद कंपनी ने एक दूसरी ग्लोबल कंपनी के साथ एमओयू दिखाया, जिसकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन नवभारत के दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे।
सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि प्रोमोटर्स ने लाइसेंस लेने के बाद कैसे रातों रात मुनाफा बनाया। नवभारत के मामले में कंपनी के निदेशकों त्रिविक्रमा प्रसाद और वाई हरीशचंद्र प्रसाद ने एसआर पावर को कंट्रोलिंग स्टेक बेचे और 200 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा बनाया। बाकी कंपनियों ने भी यही तरीका अख्तियार किया। सीबीआई इस मामले में जल्द और एफआईआर भी दर्ज करने जा रही है। सीबीआई 2006 और 2009 के बीच में जिन लोगों को कोल ब्लॉक्स बांटे गए उस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दर्जन भर एफआईआर्स और दर्ज की जाएंगी, यानी यूपीए कार्यकाल के कुछ और बड़े मंत्री और अफसर एक बार फिर से सीबीआई की गिरफ्त में आएंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.